हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्वतंत्रता एवं समानता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सभी वीडियोस को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है समानता के विचार से। संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। इस वर्ग भेदभाव को ही संरक्षात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? J.S. मिल ने, F.A. हायक ने, इजाया बर्लिन ने या फिर T.H. ग्रीन ने? तो किस चिंतक ने स्वतंत्रता को वास्तविक अर्थों में समझने के लिए इसके दोनों पक्षों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पर बल दिया है? तो इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होने वाला है राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजाया बर्लिन। इजाया बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 3 कथन और कारण का है। कथन आपके सामने है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। और कारण दिया गया है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। कूट आपके सामने है, राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी और उदारवादी धारणा भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर यह सही है। और कारण भी सत्य है कि मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति समुदाय में रहकर ही करता है, अलग नहीं। परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन में मार्क्सवाद और उदारवाद में प्रचलित स्वतंत्रता के अंतर को बताया गया है, पर कारण में केवल मार्क्सवाद का उल्लेख है, इसलिए कारण कथन की अधूरी व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? इजाया बर्लिन, C.B. मैकफर्सन, जॉन रॉल्स या फिर चार्ल्स टेलर? तो 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? इजाया बर्लिन। 20वीं शताब्दी में इजाया बर्लिन, F.A. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? तो सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के राष्ट्रपति वॉशिंगटन का है। J.S. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार बताया है। C.D. बर्न्स ने कहा है कि स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन यह क्या है? यह एक सर्वोच्च साध्य है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक यानी सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन के मध्य अंतर किया है? जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, J.S. मिल या इनमें से कोई नहीं?
तो किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो ये है J.S. मिल। J.S. मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में पब्लिश हुई के अंतर्गत प्रस्तुत की है। मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम है आत्मपरक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिनका संबंध स्वयं कार्य करने वाले से होता है। यानी अगर जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, आत्मपरक कार्य है, उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर ही पड़ता है, समाज या अन्य लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, अन्य परक कार्य है, उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। मिल का मानना है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उनमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में यानी कि जिसका प्रभाव समाज या अन्य लोगों पर पड़ रहा है उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है जो दूसरों को हानि पहुंचाते हों। क्वेश्चन नंबर 7, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा है? ग्रीन ने, लास्की ने, बार्कर ने या इनमें से किसी ने नहीं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है बार्कर का। बार्कर के अनुसार मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? लास्की, पॉपर, बार्कर या फिर सीले। तो किसका यह मानना है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो ये स्टेटमेंट है बार्कर का। बार्कर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में ही संघर्ष करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो ये स्टेटमेंट है बार्कर का, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? मिल का, लास्की का, बार्कर का या फिर सीले का? तो स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, ये कथन है सीले का। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। आरंभिक उदारवादी विचारक जैसे कि हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे हेयक, फ्रीडमैन, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लीबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है, वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों के पालन करने में है और मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह किसने कहा है? लास्की ने, लॉक ने, सीले ने या फिर J.S. मिल ने? तो स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह स्टेटमेंट किसका है? सीले का। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? तो ये स्टेटमेंट है सीले का। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन है सीले का, प्लेटो का, अरस्तु का या फिर लॉक का? तो स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन है सीले का। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है?
बेंथम ने, लॉक ने, कांट ने या फिर सीले ने? समस्त प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता को सीले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? लास्की, मैकाइबर, ग्रीन या फिर बोंदा? तो किसने स्वतंत्रता को एक सकारात्मक वस्तु कहा है और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो ये स्टेटमेंट है लास्की का। क्वेश्चन नंबर 17, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर, पसंद की स्वतंत्रता पर? तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो किस पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और वो कार्य कर भी सकता है तो उसे वैसा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये किस सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी कहती है? नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता? तो किसके अकॉर्डिंग ये कथन है कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए? तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक विश्वास करते हैं। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज को भी लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? यह एक सकारात्मक विचार है, यह एक भावनात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है या फिर यह ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक? तो कानून के समक्ष समानता पर क्या लागू होता है? तो कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक विचार है। कानूनी समानता एक नकारात्मक विचार है। इसमें व्यक्ति को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बार्कर के अनुसार कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे के कारण हम सबका महत्व एक जैसा है, किंतु न्याय तक सबकी पहुंच समान नहीं है। इसलिए शोषित, दलित और वंचित वर्ग कानूनी समानता के बावजूद न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? मार्क्स ने, बेंथम ने, टी.एच. ग्रीन ने या फिर जे.एस. मिल ने? तो इनमें से सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया है? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है कि करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु जो करने और भोग्य योग्य हो। इस प्रकार स्वतंत्रता की शास्त्रीय परिभाषा बंधनों के अभाव के स्थान पर ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 21, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने, डाइसी ने, लास्की ने या फिर मैकाइवर ने? तो किसने ये कहा है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए? तो ये कहा है लास्की ने। लास्की के अनुसार समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय को लगभग समान आय दी जाने लगी तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरा अर्थ है कि सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ऐसा किसने कहा है? सी.डी. बर्न्स ने, बर्क ने, ब्राइस ने या फिर कार्लाइल ने? तो ये कहा है बर्क ने। प्रजातंत्रीय समानता का विरोध करते हुए वर्क ने इसे दानवीय संकल्पना या भयानक प्रपंच कहा है।
जबकि कार्लाइल के अनुसार यह एक अविश्वसनीय बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? ग्रीन का, जेएस मिल का, जीडीएच कोल का या फिर लास्की का? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन है जीडीएच कोल का। जीडीएच कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। लास्की के अनुसार, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। लास्की के अनुसार, यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा है? जेएस मिल ने, टीएच ग्रीन ने, लास्की ने या फिर जीडीएच कोल ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीडीएच कोल। क्वेश्चन नंबर 25, यह किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो ये कहा है जीडीएच कोल ने। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो, यह कथन है मार्क्स का, जेएस मिल का, लास्की का या फिर जीडीएच कोल का? तो ये कथन है लास्की का कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो, ये किसने कहा है? लास्की ने। तो यहाँ पर लास्की और जीडीएच कोल की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। जीडीएच कोल कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती अगर आर्थिक समानता ना हो, जबकि जो लास्की है वो समानता की ही बात कर रहे हैं। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि आर्थिक समानता ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? लॉर्ड एक्टन ने, मैकाइवर ने, मैकियावेली ने या फिर डी टॉकविले ने? तो किस विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को पूरक बताया है? तो ये है मैकाइवर। मैकाइवर, आर.एच. टॉनी, एच.जे. लास्की, टी.एच. ग्रीन, सी.बी. मैकफर्सन आदि विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण आर.एच. टॉनी ने अपनी कृति इक्वालिटी में किया है। उपयुक्त विचारकों के अलावा डेविड ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की के अनुसार, यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहां गरीब और साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित हो, वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है उदारवाद, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर प्रत्ययवाद। तो किस शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य पाया जाता है? तो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, समाजवाद में समानता के विचार को, और प्रत्ययवाद में राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए स्वतंत्रता और समानता के विचार को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक आर्थिक समानता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूरी मानता है।
क्वेश्चन नंबर 30, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। ग्रीन ने कहा है, मिल ने, बार्कर ने या फिर पॉपर ने? तो ये स्टेटमेंट कही है मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। उनको स्वतंत्र छोड़ देना प्रतिबंध लगाने से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 31, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार वर्ष 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर ऑन लिबर्टी में दिए हैं। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक व नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। वह इसे अपनाने पर बल देता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। प्रथम विचारों की स्वतंत्रता और द्वितीय कार्य संबंधी स्वतंत्रता। मिल के अनुसार व्यक्ति को विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा व धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है, यहाँ तक कि वह संघ की व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने का पक्षधर है। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को स्वविषयक तथा परविषयक दो भागों में विभाजित करता है। उसके अनुसार स्वविषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन परविषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। क्वेश्चन नंबर 32, जे.एस. मिल ने निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तानाशाही राज्य का, स्वतंत्रता का, समाजवादी विचारधारा का या फिर संविदावादी दर्शन का? तो जे.एस. मिल इनमें से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के समर्थन में जे.एस. मिल की महान रचना एसे ऑन लिबर्टी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। इस दिशा में वह इतना आगे बढ़ गया कि पागलों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए भी निषेध रहित स्वतंत्रता का समर्थन करने लगा। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार से किया है? स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, धार्मिक एवं नास्तिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को दो भागों में स्वसंबंधित एवं परसंबंधित में बांटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों स्वसंबंधित एवं परसंबंधित कार्यों में विभाजित किया है। मिल का मानना है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, परंतु पर संबंधित कार्य जो दूसरों को हानि तथा दुख पहुंचाते हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का, लास्की का, जे.एस. मिल का या फिर फ्रीमैन का?
तो राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन है जे.एस. मिल का। स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क देते हुए जे.एस. मिल का कहना है कि राज्य द्वारा प्राप्त सहायता से लोगों में उत्तरदायित्व विहीनता तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। ऑप्शन बी, समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाए वरन व्यवहार में उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। यह कार्य राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने से पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का या फिर अर्नेस्ट बार्कर का? तो कौन ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं? तो ये मानते हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी डी टॉकविल स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है। कुछ विचारक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक इजाया बर्लिन ने अपने निबंध टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है जिससे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। ऑस्ट्रियाई विचारक एफ.ए. हायक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना है। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी है? हॉब्स, एडम स्मिथ, डी टॉकविले या फिर लास्की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी टॉकविले। डी टॉकविले भी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? डाइसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन, डार्किन? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है, ये कृत्रिम है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? जे.एस. मिल का, जेरेमी बेंथम का, वी.आई. लेनिन का या फिर लॉर्ड एक्टन का? तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड एक्टन का। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक विरोध को उद्घाटित करते हुए लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि जितना अधिक हम एक को प्राप्त करेंगे उतना ही दूसरे की हानि होगी। समानता की मात्रा बढ़ाने का अर्थ होगा स्वतंत्रता में कमी होना। इस संबंध में एक्टन ने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हुए समानता के प्रति अति उत्साह का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 40, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकारों का, प्रतिस्पर्धा का या फिर सामाजिक वर्गों का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषाधिकारों का। समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। प्राय लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण आवश्यक होता है। समाज में धर्म, जाति या जन्म के आधार पर यदि व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो
तो उस समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितांत आवश्यक है। हैरल्ड लास्की का इस संबंध में कथन है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है और द्वितीय रूप में इसका आशय है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य यानी सामाजिक विषमता है। क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा है? कांट ने, टी.एच. ग्रीन ने, लास्की ने या फिर जे.एस. मिल ने? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। ग्रीन की स्वतंत्रता आत्मपरक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं से वशीभूत हो जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है, वह परतंत्र बन जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और वस्तुओं के उपभोग को कहते हैं जो करने एवं उपभोग करने के योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, रूसो या फिर मिल? तो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो को स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग ने समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया। इन लेखकों का विचार है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? तो रूसो हैं, मैटलैंड, ग्रीन, हॉबहाउस, लास्की, टॉनी तथा बार्कर। टॉनी के अनुसार निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है तथा गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर। प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरों को दे सकता है। टॉनी के अनुसार व्यापक स्तर पर समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यक शर्त है। पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति का केवल एक ही हल है, वह है समानता। समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बनकर रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का या फिर ग्रीन का? तो अभी हमने ये पढ़ा, यह कथन है पोलार्ड का। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं इनमें से? पॉलीबियस, सिसरो, रूसो या फिर प्लेटो? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। जे रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति अ डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहते हैं कि ये भिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है, अतः मनुष्य इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? पैरेटो ने कहा है, मैटलैंड ने कहा है, हर्बर्ट डीन ने या फिर डेविड ह्यूम ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट डीन। वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। जैसा कि हर्बर्ट डीन लिखते हैं, स्वतंत्रता और समानता ना तो विरोधी है और ना ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष है। गेंस के अनुसार स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए जो इतनी समानता प्रदान करे कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर किसी भी प्रकार की असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्रीय विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में, समाजवादी विचार पद्धति में या फिर समष्टिवादी विचार पद्धति में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माती संस्था का न्यूनीकरण हो जाना चाहिए। डाइसी ने कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरी की उतनी ही कम हो जाएगी। विलियम गॉडविन के शब्दों में कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उससे स्वतंत्रता का पोषण होगा, और यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल से, लिंगुआ से, लाइबर से या फिर लिब्रा से? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबर से। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। क्वेश्चन नंबर 48, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लीबेल, लिंगुआ, लिबर या फिर लेबर? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लाइबेल, लिंगुआ, लाइबर या फिर लेबर? तो लाइबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से या फिर जर्मन भाषा से? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 51, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हेनरी डेविड थोरो का इनमें से क्या विश्वास था? हेनरी डेविड थोरो के अनुसार अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। थोरो ने वर्ष 1848 में लिखे एक निबंध सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा में यह तर्क दिया था कि जब अपनी ही सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता का अधिकार एक नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से कौन सा अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज का विकास संभव नहीं है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन का अधिकार, राजनीतिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार एवं आर्थिक समानता का अधिकार समाहित है। क्वेश्चन नंबर 53, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में, नैतिक शक्ति के रूप में, नियंत्रण के अभाव के रूप में या फिर राजनीतिक शक्ति के रूप में? तो लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक शक्ति। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे, परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का समर्थन करते रहे कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, स्वतंत्रता और समानता पूरक है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, या फिर स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता और समानता पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थक हैं कौन कौन? रूसो, ग्रीन, टॉनी, लास्की, मैकफर्सन। स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। स्वतंत्रता जहां एक तरफ व्यक्तियों के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर समानता सभी के समान अवसर प्रदान करती है। अतः स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के सहायक व पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, क्षमता, या फिर विभिन्नीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभेदीकरण से संबंधित बताया है। स्वतंत्रता लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है। राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई है। राजनीतिक विकास का अध्ययन करने वाले अन्य राजनीतिक विचारक हैं डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, कॉलमैन, माइनर वीनर, रिक्स और लॉ परम्बरा। माइनर वीनर ने भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 56, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये तीनों ही राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं लुसियन पाई के अनुसार, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 57, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? मैजनी का, लास्की का, वोल्टेयर का, या फिर जॉन मिल्टन का? ये किसका कथन है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है? मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लास्की। लास्की का कहना है डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। इस तरह लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक बताया है। लॉर्ड एक्टन अपने चिंतन के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता तथा समानता के संबंधों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। तब इन्होंने लिखा है कि विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता, जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। यह सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में ही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 58, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? लास्की, आर.एच. टॉनी, आर.एच. सोल्टाउ, या फिर जी.डी.एच. कोल? तो किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर.एच. टॉनी। क्वेश्चन नंबर 59, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। डाइसी ने कहा है, लास्की ने, मैकाइवर ने, या फिर आइवर जेनिंग्स ने? समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, ये कहा है लास्की ने। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और दूसरा अर्थ है सभी को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? स्वतंत्रता और समानता दोनों ही राज्य के उद्देश्य है, ऐसा किसने कहा था? लास्की ने, क्रॉसलैंड ने, हीगल ने, या फिर ग्रीन ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की।
लास्की ने स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हुए कहा है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थों में ग्रहण करना होगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। क्वेश्चन नंबर 61। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी, अरस्तु द्वारा, हीगल द्वारा, ग्रीन द्वारा या फिर लास्की द्वारा? तो सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीन ने। ग्रीन की धारणा है कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक है। इसमें बंधनहीनता पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना कि व्यक्ति को करने योग्य कार्य को करने और योग्य वस्तुओं को भोगने की शक्ति पर। हीगल की स्वतंत्रता की धारणा क्षमता के समक्ष है, वह स्वतंत्रता को राज्य का अनुचर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 62। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है अरस्तु से, प्लेटो से, हीगल से या फिर सभी से? तो ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है, क्योंकि हीगल के समान ग्रीन भी मानते हैं कि स्वतंत्रता का स्वरूप सकारात्मक है, जिसकी प्राप्ति राज्य में और उसके जीवन में भाग लेकर ही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर आर्थिक समानता? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। समानता का उदारवादी विचार आर्थिक समानता के ऊपर सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक व नागरिक समानता को मान्यता देता है। आर्थिक समानता समाजवादी समाज की मुख्य विशेषता है। इसके अभाव में राजनीतिक व नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता धन के समान वितरण पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 64। यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, यह किसका कथन है? गांधी जी का, लास्की का, मिल का या फिर जेफरसन का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेफरसन। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। जेफरसन का ही कथन है कि जहां प्रेस की आज़ादी होती है और सभी पढ़ने के योग्य होते हैं, वहां सभी सुरक्षित होते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख कथन निम्नलिखित हैं। आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ऑन लिबर्टी में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए। मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 65। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसने कहा? तो ये कहा है जेफरसन ने। क्वेश्चन नंबर 66। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का, गांधी का, नेहरू का या फिर जेफरसन का? तो यह स्टेटमेंट है जेफरसन का। क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे या फिर अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों के संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु ने, रूसो ने, मार्क्स ने या फिर रॉल्स ने? तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु ने। आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने प्रतिपादित किया है।
इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व आनुपातिक रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स है। अरस्तु को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रूसो की प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जॉन रॉल्स की द थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसके अंतर्गत वह वितरणात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये अरस्तु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था? आनुपातिक समानता पर, समान स्वतंत्रता का कानून, उपयोगिता का सिद्धांत या फिर व्यवहारिकता? तो जो वितरणात्मक न्याय प्रतिपादित किया गया है अरस्तु द्वारा, वो किस पर आधारित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुपातिक समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 71, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने, रूसो ने, लॉक ने या फिर रॉल्स ने? तो आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। क्वेश्चन नंबर 72, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य इच्छा। क्वेश्चन नंबर 73, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बार्कर का, सेबाइन का, अरस्तु का या फिर सिनक्लेयर का? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने क्रांतियों के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य कारण एवं विशिष्ट कारण। अरस्तु ने सभी क्रांतियों के मूल में मनुष्य की समानता की कामना को पाया है। मनुष्य की सबसे तीव्र भूख समानता तथा न्याय की है, और जब उसकी यह भूख तृप्त नहीं होती, अपने चारों ओर विषमताओं का बोलबाला देखता है, तो वह अपने हाथ में तलवार उठा लेता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन, सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो व्यक्ति स्वतंत्रता के संदर्भ में इनमें से क्या गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रतिबंधों का अभाव। व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 75, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित किया जाए जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फिर फासीवाद? तो राइट आंसर है इसके लिए क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होने वाला है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह कथन स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को अभिव्यक्त करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे उसके सामाजिक जीवन का निर्माण होता है तथा यह व्यक्तित्व के विकास की प्राथमिक शर्त है। उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है तथा व्यक्ति साध्य, अतः राज्य को व्यक्ति की इच्छा को प्रोत्साहित करते हुए उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजनीतिक समानता इनमें से कौन सी है? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और कानूनी समानता।
तो सीधा आंसर पे चलते हैं। राजनीतिक समानता, एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक समानता, भेदभाव का अंत, आर्थिक समानता, शोषण का अंत और कानूनी समानता, कानून के समक्ष समता। क्वेश्चन नंबर 77, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ है। मेधा अथवा दक्षता के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। वंचितों को विशेषाधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। समानता का तात्पर्य अक्षरशः समानता नहीं है। विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान ना हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। इसीलिए दक्षता और योग्यता के आधार पर पुरस्कार के सिद्धांत का समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद या फिर सर्वाधिकारवाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में श्रमिक व वंचित वर्ग को स्वतंत्र नहीं बल्कि प्रतंत्र माना गया है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीपति वर्ग के पास रहता है। आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता कपोल कल्पना है और आर्थिक समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण शोषित वर्ग के हाथों में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन दिया गया है, समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। और कारण दिया गया है, मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या है, यहाँ पर कूट देखिए और राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना ही समानता का उद्देश्य है। जब समाज में विशेषाधिकारों का अंत कर दिया जाता है तब ऊंच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसे समाज को समानता पर आधारित समाज कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आज हमने स्वतंत्रता और समानता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिकार से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। अगर आप लोगों ने और वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग घटना चक्र प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।